हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है नाटकीय घटनाओं ड्रामेटिक इंसिडेंट से आप क्या समझते हैं। पा, पाश्चात्य नाट्य शास्त्र अनुसार नाटक के कौन कौन से तत्व होते हैं। यह बीएड फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो पर बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसका आंसर हम देखते हैं नाटकीय घटनाएं ड्रामेटिक इंसिडेंट्स, जो आज का टॉपिक है हमारा। बच्चों को भाषा का ज्ञान प्रदान करने के लिए कुछ नाटकीय घटनाओं को भी मूल पाठों तथा अध्यायों से जोड़ना चाहिए। नाटकीय घटनाएं जहां बच्चों में उत्सुकता उत्पन्न करती हैं, वहीं वातावरण का सजीव चित्रण भी प्रस्तुत करती हैं। नाटकीय घटनाएं बहुत ही गंभीर विषय को भी हल्के फुल्के रूप में छात्रों को समझा देती है। सामाजिक समस्याएं हों या राजनीतिक स्थितियां हों अथवा घरेलू समस्याएं, नाटकीय घटनाओं के माध्यम से छात्रों के मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ देती हैं। ऐसी नाटकीय घटनाएं जिनके विषय छात्र के स्तर के अनुसार हो, उनका मूल अध्यायों में समावेश जहां बच्चों को साहित्य से परिचित कराता है, वहीं सामाजिक कुरीतियों, पाखंडों, भेदभाव के विषय में भी एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करता है। नाटकीय घटनाओं के माध्यम से शिक्षा दो प्रयोजनों को ध्यान में रखकर दी जाती है। फर्स्ट, ऐसा उपदेश देना जिससे दूसरों का हित हो, तथा सेकेंड, दर्शकों का मनोविनोद हो। इसके माध्यम से छात्र ज्ञान भी अर्जित करता है तथा नीरस भाषण की अपेक्षा इसे अधिक पसंद करता है। भिन्न भिन्न रुचियों वाले लोग को समान रूप से संतुष्ट करने का साधन नाटक अथवा नाटकीय घटनाएं हैं। ये वातावरण को अत्यंत सजीव कर देती है और बालक उस वातावरण में स्वयं को रखकर सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। अब नाटक केवल मनोविनोद की वस्तु ही रह जाता है, वरन इसका प्रयोग शिक्षा में भी होने लगता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नाटकीय तत्व ड्रामेटिक एलिमेंट्स। नाट्य शास्त्र अनुसार नाटक के निम्नलिखित तत्व होते हैं। फर्स्ट है कथा वस्तु। नाटकीय कथा वस्तु अर्थात संघर्ष के विकास के आधार पर भारतीय आचार्यों ने नाटकों को 5 भागों में बांटा है, जिसमें फर्स्ट है प्रारंभ। नायक तथा नायिका के मन में किसी प्रकार का फल प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है और उसी अभिलाषा से नाटक का आरंभ होता है। सेकेंड, प्रयत्न। फल की प्राप्ति के लिए जो क्रिया व्यापार होता है वह प्रयत्न कहलाता है। थर्ड, प्राप्त्याशा। संघर्षों तथा विघ्नों पर विजय लाभ करते हुए जब उस फल को प्राप्त होने की आशा होने लगती है, तब उसे प्रत्याशा कहा जाता है। फोर्थ, नियताप्ति। जब विघ्नों का नाश हो जाता है और फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है, तब नियताप्ति कहलाती है। फिफ्थ, फलागम। अंत में फल प्राप्ति पर फलागम कहलाता है। सेकेंड है पात्र। जहाँ कथा वस्तु के प्रबंध की दृष्टि से नाटक और उपन्यास में वैधानिक भेद है, वहाँ चरित्र के प्रदर्शन की दृष्टि से इन दोनों में भी बड़ा भेद है। पाश्चात्य नाटकों के अनुसार नाटक परिस्थितियों के भंवर में पड़ा साधारण प्राणी होता है, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार नायक को 4 प्रकार के वर्गों में रखा गया है, जिसके अनुसार यथा योग्य नाटक की रचना की जाती है। फर्स्ट है धीरोदत्त नायक। सेकेंड है धीर ललित नायक। थर्ड, धीर प्रशांता नायक। फोर्थ, धीरोदत्त नायक। इसके चरित्र चित्रण में नाटककार को संकोच में काम लेना पड़ता है और उनके चरित्र पर प्रकाश डालने के लिए यह निम्न प्रकार का चरित्र चित्रण करता है। फर्स्ट, मति अथवा आशय द्वारा। सेकेंड, कार्य व्यापार द्वारा। थर्ड, आकृति एवं वेशभूषा द्वारा। फोर्थ, कथोपकथन द्वारा अथवा प्राणी द्वारा। फिफ्थ, आत्मभाषण तथा विचारों द्वारा। तो थर्ड है कथोपकथन। यदि कथा का वर्णन नाटक या नाटकीय घटनाओं का ढांचा है, तो कथोपकथन को हम ढांचे को अनुप्रमाणित करने वाला रुधिर अथवा प्राणी कह सकते हैं। सामान्य वार्तालाप और नाटकीय कथोपकथन में मौलिक भेद है। जहाँ सामान्य वार्तालाप उखड़ा पुखड़ा निरुद्देश्य विषय से विषयांतर भटकने वाला होता है, वहाँ नाटकीय कथोपकथन पर नाटक के उस दृश्य विशेष का नियंत्रण होता है। वार्तालाप के समय कथोपकथन की 2 प्रवृत्तियाँ होती हैं, जिसमें फर्स्ट उपयोगिनी तथा सेकेंड है अनुपयोगिनी। उपयोगिनी कथोपकथन वह है
जो कथा वस्तु को गतिमान बनाता है, छात्रों के विचार, मनोवेग तथा उसके मार्मिक स्तरों को विवृत करता है और विज्ञान का वर्णन करता है। दूसरी ओर अनुपयोगी कथोपकथन अपनी कवि उदात्तता तथा काल्पनिक विशदता आदि वृत्तियों से हमारे रुचि की अभिवृत्ति करता है। फोर्थ है देश काल विधान। प्राचीन यूनानी आचार्यों ने यह सिद्धांत स्थिर किया था कि आदि से अंत तक विशेष अभिनय किसी एक ही कृत्य से संबंध में होना चाहिए, किसी एक ही समान स्थान का होना चाहिए और एक ही दिन का होना चाहिए, जिसको संकलन क्रय के नाम से पुकारा जाता है। परंतु वर्तमान समय में यह संभव नहीं है। नाटककार को अपनी रचना में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कथा का निर्वाह आदि से अंत तक उसकी एक ही कथा और एक ही मुख्य सिद्धांत के आधार पर हो। पात्रों के नाम, कार्य, कथा वस्तु तथा नाटक का उद्देश्य भी देश काल के अनुसार होना वांछनीय है। फिफ्थ है उद्देश्य। भारतीय नाटकों का उद्देश्य साधारणतया परंपरागत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष था। ये अधिकांशतः सुखांत ही होते हैं। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेगी। थैंक यू।